हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? साथियों, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज हम आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट का जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का चौथा क्लास लेके। यूनिट 1 का चौथे नंबर का ये क्लास है, फोर्थ नंबर का क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है जिसमें उदारवाद है, रूढ़िवाद है और समाजवाद है। ये चौथा है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद को हम देखने आए हैं। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिए इससे, क्योंकि जून साइकिल में हमारा टारगेट है पॉलिटिकल साइंस में 80+ क्वेश्चन सही करने का। और ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं अगर आप पढ़ते रहे और जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से पढ़ते रहे, क्योंकि मैंने अचीव किया हुआ है साथियों। जितनी बार एग्जाम दिया लगभग हर बार 80 क्वेश्चन मैंने किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। तो आप भी कर सकते हैं, और इसी नोट्स से किया हुआ है, इसी तरीके से पढ़ के किया हुआ है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्क्सवाद। साथियों, मार्क्सवाद में देखिए, वाद जैसे मैं बोला हूँ, वाद पहले जब उदारवाद को मैं पढ़ा रहा था तभी मैं आपको बताया था कि वहाँ जहाँ भी वाद है वहाँ विचार की बात हो रही है, ये आपको समझ जाना होगा। जैसे उदारवाद तो उदारवादी विचार की बात हो रही है, समाजवाद तो समाजवादी विचार की बात हो रही है। तो ये एक विचारधारा को डिनोट करता है। मार्क्स की बात करें साथियों, थोड़ा सा देखिए, मार्क्स जैसे इंसान पृथ्वी पे विरले ही जन्म लेता है। जैसे अगर हम एंशियंट एज में जाए तो चाणक्य मिलेंगे, कौटिल्य जिसको बोलते हैं। फिर आपको ग्रीक एज में जाइएगा तो आपको वहाँ पे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात मिलेंगे। इधर आइएगा, आप आधुनिक युग में आइएगा तो अंबेडकर, गांधी, इस तरीके से थिंकर्स मिलेंगे आपको। ऐसे लोग, उन्हीं में एक मार्क्स भी है। ऐसे लोग जो है पृथ्वी पर विरले ही जन्म लेते हैं और दुनिया को बदलने के लिए ये काफ़ी होते हैं अकेले ही। मार्क्स भी कुछ ऐसे ही थिंकर्स है साथियों। मार्क्स जब जन्म लेता है और लिखना स्टार्ट करता है 1840 के आसपास, तो पूरे दुनिया को दो भागों में बांट देता है। एक भाग में बुजुर्गा वर्ग को रखता है और दूसरे में सर्वहारा वर्ग को रखता है, सर्वहारा वर्ग को रखता है। और ये डिसाइड कर देता है, ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीका से, ये खुद बोलता है कि मैं वैज्ञानिक तरीका से, जैसे कल मैं समाजवाद बता रहा था आपको, तो वहाँ पे बताया था कि इससे पहले जो भी समाजवाद थे उन लोगों के यूटोपियन समाजवाद बोलता है मार्क्स। तो ये डिसाइड कर देता है बहुत ही वैज्ञानिक तरीका से। हम ये भी देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिक तरीका अपनाता है और क्यों अपने आप को वैज्ञानिक बोलता है। डिसाइड कर देता है कि बुजुर्गा वर्ग जो है, पूंजीपति जो वर्ग है, वो सर्वहारा वर्ग का शोषण कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे सत्य भी लगता है। और जो ये थियरी देता है कि आप ऐसे करोगे तो ये बदल सकता है, वो उस टाइम पे सत्य भी लगता है। और पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है साथियों। तो चलिए, आप इस चीज़ को हम बात करेंगे। पहला तो ये है कि ये अपने आप को जब बोलता है कि हम वैज्ञानिक तरीके से सब चीज़ को पेश कर रहे हैं, हम वैज्ञानिक तरीके से जो भी बोल रहे हैं वो वैज्ञानिक है, तो कैसे बोलता है, किस आधार पर बोलता है, हम पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा झलक दे रहा हूँ साथियों, क्योंकि जब हम मार्क्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे। देखिए, मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद मुख्य 4 कारण होते हैं जिसके तहत इसको, ये अपने आप को वैज्ञानिक बोलता है। उसमें पहला है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, जिसको हमको अभी पढ़ना है। दूसरा है इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जब ये करता है तो बड़ा ही वैज्ञानिक ढंग ढंग से, हम अभी नीचे देखे, बड़ा ही वैज्ञानिक ढंग से इतिहास की व्याख्या करता है। और वर्ग संघर्ष की, तीसरा जो इसका है वो वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है चौथा देता है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, आज भी थोड़ा सा करूँगा उसको कि क्या है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहला क्या था, मैं अभी बोला था उसमें, द्वंदात्मक भौतिकवाद, जिसको हमको अभी देखना है। द्वंदात्मक भौतिकवाद जो है साथियों, ये दास कैपिटल इसका बुक है, उसमें इसकी बात करता है। और ये विचार जो है वो हीगल से लेता है। पर हीगल के विचार में और इसके विचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी हम देखेंगे कि कैसे। सबसे पहले बात देखिए, मार्क्सवाद जो है साथियों, वो एक समाजवाद का ही पार्ट है। समाजवाद का ही पार्ट है। इन सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा साथियों, ताकि लिखिएगा तो आपका नोट्स बनेगा और नोट्स ही रिविजन का काम आएगा। तो सबसे पहले देखिए, समाजवाद का ही पार्ट है, रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करता है, यानी कि समाजवाद को ले आने के लिए हिंसा को भी करने को तैयार है मार्क्सवाद। हिंसा से भी पीछे नहीं हटेगा। इसको माध्यम से कोई मतलब नहीं है, माध्यम कोई भी अपना सकता है, बस इसका एंड जो होना चाहिए वो समाजवाद ले आना है, साम्यवाद ले आना है। इसका उद्देश्य जो है, मार्क्सवाद का उद्देश्य है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का निर्माण करना है। राज्य भी नहीं होना चाहिए साथियों, वर्ग भी नहीं होना चाहिए। वर्ग कहने का मतलब यहाँ पे पूंजीपति वर्ग जो हो गया, फिर मिडिल क्लास एक वर्ग हो गया, फिर आप देखो वर्किंग क्लास एक वर्ग हो गया। इस तरह समाज बटा हुआ है, तो कह रहा है कि वर्ग भी नहीं होना चाहिए, सभी बराबर होना चाहिए, और राज्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि राज्य जो है वो पूंजीपतियों के लिए शोषण का एक यंत्र है, जो वर्किंग क्लास को शोषित करते हैं, वर्किंग क्लास का शोषण करते हैं। इसीलिए राज्य भी नहीं होना चाहिए साथियों। देखिए, इस तरीके से ये जो है
होपफुली आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हम थोड़ा सा द्वंद्वात्मक सिद्धांत की इसके बात करते हैं। हीगल का जो द्वंद्वात्मक थियरी है वो आदर्शवादी है। हीगल का बड़ा ही एक फेमस सेंटेंस है साथियों, वो कहता है रियल इज रेशनल और रेशनल इज रियल। यानी कि जो आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष वो रियल है, वो रेशनल है, वो तार्किक है, जो है वो तार्किक है, और जो तार्किक है वही है। ये साथियों बाद में ये जो सेंटेंस है इसका क्रिटिसाइज करने का एक कारण बनता है। और आप बिलीव करिए जब हम हन्ना अरेंट वगैरह को देखेंगे वहाँ पे, तो आपको हम बताए कि एक सेंटेंस दुनिया को बदलने के लिए कैसे काफ़ी है। यानी कि एक सेंटेंस दुनिया में जो भी हो रहा है, अगर कोई रेपिस्ट रेप करता है तो उसको भी जस्टिफाई कर देता है, कोई आतंकवादी मर्डर करता है उसको भी जस्टिफाई कर देता है। तो इस तरीके से ये कथन जो है अब इसका कैसे इसका एकदम काल बन गया हीगल के लिए, ये हम आगे देखेंगे। अभी हम बात करते हैं। देखिए ये जो कहता है द्वंद्वात्मक का मतलब ये हुआ साथियों कि वाद प्रतिवाद संवाद से सब कुछ निकलता है। जैसे वाद क्या है कि पहले सामंतवाद था, फिर पूंजीवाद आ गया। इसके वाद संवाद प्रतिवाद में क्या है कि वाद जो है वो सामंतवाद, फिर प्रतिवाद क्या हुआ तो पूंजीवाद आ गया। समाजवाद में सामंतवाद में कुछ कमियां हुई तो पूंजीवाद आ गया। पूंजीवाद से अगर कुछ कमियां होगी तो वो साम्यवाद आ जाएगा। इस तरीके से ये द्वंदात्मक डायलेक्टिकल थ्योरी इसका यही बोलता है। लेकिन ये आदर्श ये विचारों की बात करता है, कहता है कि जो आप वस्तु चुनाव करते हैं, हीगल बोलता है वो आपका विचार तय करता है। पर मार्क्स क्या बोलता है, मार्क्स बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। जो वस्तु है वही विचार डिसाइड करती है। सामने अगर आपके 5 लाख रुपए हैं तो आपका विचार डिसाइड होगा कि उसका करना क्या है। ये नहीं कि हमको पहले विचार आएगा फिर हम भौतिक चीज़ आएगी। तो यहाँ पे ये डिफरेंट होता है दोनों में। द्वंदात्मक थियरी का जो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत देता है वो दास कैपिटल में देता था। तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बार बार पूछा हुआ है और पूछेगा भी आगे भी। अभी आप हम डायलेक्टिकल थ्योरी को जब मार्क्स पढ़ेंगे वहाँ पे तो अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही ध्यान देना है जितना मैं बोला हूँ। साथियों इसके साथ एक एंजल है, वो भी इसी के साथ लिखती है, मार्क्स के साथ ही लिखती है, और उसका एक बुक है एंटी ड्यूरिंग। ये यूजीसी में अभी तक 3 या 4 बार पूछा होगा, 3 या 4 बार यूजीसी में पूछा होगा। PYQ रट लेके देखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ है साथियों। इसमें ये जो बुक है एंटी ड्यूरिंग 1878 में सन में पूछा हुआ है। द्वंदात्मक भौतिकवाद के 3 नियम देती है, ये भी उसी के साथ लिखती है। दोनों साथ मिलकर कई बुक लिखे हैं। अभी हम जब लास्ट में देखेंगे बुक को तो देखेंगे कि ये दोनों मार्क्स और एंजल मिल के कितने बुक लिखे हुए हैं। तो ये जो है द्वंदात्मक भौतिकवाद के 3 नियम दिए। देखिए इसमें ये क्या कह रही है, गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन की बात करती है। पहले में गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन की बात करें, थोड़ा सा पेन चेंज कर दीजिए साथियों। यानी इसका मतलब ये है गुणात्मक और मात्रात्मक। जैसे कि मान के चलिए कि हम पानी गर्म कर रहे हैं, सपोज करिए कि पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी गर्म करने के एक समय तक तो उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होगा। जैसे कि मान के चलिए कि 10 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया, फिर वो क्या होगा कि 20 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया, इस तरह से करते करते 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगा। तो एक समय पे ये मात्रात्मक यानी कि इसका मात्रा में परिवर्तन हो रहा है ना, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। पर एक समय के बाद से इसमें गुणात्मक परिवर्तन होने लगेगा। यानी कि अब इसके टेम्परेचर इसका बढ़ाइएगा तो अब ये लिक्विड न रह के ये वेपर में चेंज होने लगेगा। यानी कि अब इसके गुण में परिवर्तन होने लगा है। तो यही कह रहा है कि मात्रात्मक परिवर्तन एक टाइम के बाद से, यानी कि परिवर्तन एक निश्चित बिंदु तक मात्रात्मक होगा फिर गुणात्मक हो जाएगा। यहाँ तो हम पानी का एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिए। अगर हम इसको विचारधारा की दृष्टि से देखें तो कह रहा है कि पूंजीवाद जो है एक टाइम तक पूंजीवाद बढ़ते जाएगा। सपोज करिए कि 10% लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी है अभी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि इससे कम ही लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी है, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू 10% वर्ल्ड में जो लोग हैं उसके पास 90% प्रॉपर्टी है। एक टाइम आएगा कि 1% लोगों के पास पूरे 90% प्रॉपर्टी होगा, और एक टाइम ये भी आएगा 1% लोगों के पास 100% प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ये गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद से ऐसा होगा कि ये जो 90% 100% प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो जो 99% लोग हैं वो विद्रोह करेंगे और फिर ये प्रॉपर्टी छीनेंगे और आपस में बांटेंगे। समझ पा रहे हो, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको श्रीलंका में देखने को मिला होगा। इस तरीके से जो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, होपफुली आप समझ पा रहे होगे। तो अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि फिर अगर प्रॉपर्टी 100 जो 1% लोगों के पास 100% प्रॉपर्टी थी, 100% प्रॉपर्टी 99% लोगों ने छीन लिया और सब में बांट लिया। तो अभी तक तो पूंजीवाद चल रहा था, लेकिन जैसे ही बांटा सब में बांट लिया तो ये समाजवाद आ जाएगा। यही कह रहा है यहाँ पे कि एक निश्चित बिंदु तक मात्रात्मक परिवर्तन होगा, यानी कि निश्चित बिंदु तक हो सकता है पूंजीवाद अपने चरम पे चले, लेकिन फिर ये गुणात्मक परिवर्तन होगा और समाजवाद आ जाएगा, यानी कि अब उसके गुण में परिवर्तन हो जाएगा। विपक्ष की एकता कह रहा है, श्रमिक वर्गों की एकता। जैसे जैसे मान के चलो एक तरफ पूंजीवाद, अभी मैं ऊपर बोला था आपसे कि ये दुनिया को 2 भागों में बांटता है। तो एक तरफ बुर्जुआ वर्ग है पूंजीवादी है, एक तरफ सर्वहारा वर्ग है। तो कह रहा है कि जब साझा अगर दुश्मन हो
किसी ये जनरल में बात बता रहा हूँ। अगर मान के चलिए कि आपका दोस्त है और मेरा भी दोस्त है, या फिर आपके दोस्त, आपका जो दोस्त है वो आपके दोस्त का भी दोस्त है, तो आपके दोस्त हो जाएंगे। पर अगर आपका दोस्त है और आपके दोस्त का भी दुश्मन है, आपका आपका भी दोस्त दुश्मन है और आपके दोस्त का भी दुश्मन है, तो आप दोनों का वो दुश्मन हो जाएगा। तो साझे दुश्मन दुश्मन हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर सर्वहारा वर्ग के दुश्मन दुश्मन जो है, सर्वहारा वर्ग के अगर एनिमी बुजुर्ग वर्ग है, तो सभी सर्वहारा वर्ग आपस में इकट्ठा हो गए। तो इस तरह से कह रहा है विपक्ष की एकता हो जाएगी, यानी कि श्रमिक वर्गों की एकता हो जाएगी। निषेध का निषेध कर रहा है। देखिए थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा था कि एक के बाद एक है। जैसे सामंतवाद आया, देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आ जाएगा अगर उसमें कुछ कमियां होगी तो, फिर उसके बाद से समाजवाद आ जाएगा। तो एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे को नकारने से विकसित होती है। आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है? ये यही बात कह रहा है कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस एक श्रृंखला में जुड़े हुए थे। ये जो चीज़ें है इस श्रृंखला में जुड़ी हुई है, अगर इसमें कुछ कमियां हुई, इससे लोग परेशान हुए, पूंजीवाद को अपना लेंगे, पूंजीवाद से परेशान हो गए, फिर समाजवाद को अपना लेंगे। एक श्रृंखला है और एक दूसरे को नकारने से ही ये विकसित होती है। ये बात ये बोल रहा है। ये 3 नियम हो गए जो एंजल देती है अपने एंटी ड्यूरिंग बुक में। अब देखिए एक चीज़ ये साथियों, ये आपको याद रखना होगा, मार्क्स जो है वो बेस और सुपर स्ट्रक्चर की थियरी देता है। ये उत्पादन का जो तरीका है उसमें बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करता है। तो बेस में देखिए मार्क्स जो मैं कल समाजवाद पढ़ा था वहाँ भी बताया था, और मार्क्स जब पढ़ेगा वहाँ भी बताएंगे। बेस में इकोनॉमी, मार्क्स बोलता है कि जिसके हाथ में इकोनॉमी रहेगी उस वो सब चीज़ों पे राज करेगा, ये मार्क्स बोलता है। तो वो उसका आधार जो है ना कि बेस जो है वो इकोनॉमी है, और बाकी सभी सुपर सुपर स्ट्रक्चर में डालता है। जैसे पॉलिटिकल पावर हो गया, लॉ बनाने की शक्ति हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, रिलीजन होगा, जो भी चीज़ें हैं वो सुपर स्ट्रक्चर है। और जिसके पास बेस, जो बेस पे अधिकार करेगा वही डिसाइड करेगा सुपर स्ट्रक्चर में किस तरीके से क्या होगा, यानी कि पॉलिटिकली क्या होगा, वो जिसके पास इकोनॉमी का पावर रहेगा वही डिसाइड करेगा। तो इसीलिए मार्क्स बोलता है कि सबसे पहले आपको किस पे कब्जा करना है, बेस पे कब्जा करना है। उत्पादन के तरीका का विचार भी ये दास कैपिटल में देता है। और उत्पादन के तरीके में 2 घटक है साथियों। देखिए हम पहला डिस्कस करते हैं यहाँ पे, उत्पादन पर बल देता है, ठीक है, और दूसरा है उत्पादन का संबंध का बताता है। ये दो उसका दो घटक है, उत्पादन के तरीके का 2 घटक है इसका। उत्पादन पर बल देता है, इसमें क्या कहता है कि पूंजीपति के पास देखिए क्या है, लैंड है, कैपिटल है, रॉ मटेरियल्स है, इंडस्ट्री है इत्यादि पूंजीपतियों के पास है। और श्रमिक वर्ग के पास क्या है, श्रम है उसका। श्रमिक वर्ग के पास क्या है, श्रम है। लेकिन जब पूंजीपति के पास पैसा होता है तो वो श्रम को खरीद लेता है, यानी कि ये परचेज कर लेता है। कौन, पूंजीपति परचेज कर लेता है। ये बात ये बोलता है, ये मार्क्स का अपना विचार प्रकट करता है साथियों। उत्पादन के सिद्धांत संबंध को ही बताता है। उत्पादन के संबंध में क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है, अभी हम बताइए कि वैज्ञानिक तरीका कैसे वो अपने आप को निकालता है, कहाँ से बोल रहा है, वो आगे हम अभी देखेंगे साथियों। तो देखिए उत्पादन का संबंध अगर बोले तो कह रहा है कि एक तरफ जो है शोषणकारी है, शोषण करता है। शोषणकर्ता कौन है, कैपिटलिस्ट जो है वो शोषण करता है। दूसरी तरफ जो है शोषणकारी है और वो है वर्किंग क्लास। इन दोनों के बीच संबंध जो है वो शोषणकारी संबंध है। ये कौन बोलता है, मार्क्स बोल रहा है। एक तरफ पूंजीपति है जो शोषण कर रहे हैं, दूसरी तरफ शोषणकारी वर्किंग क्लास है जो शोषित हो रहे हैं। और इन दोनों का संबंध कैसे बताता है, वो वैज्ञानिक तरीका निकाल के देता है। कौन सा सिद्धांत अभी मैं आपको बोला था, आपको याद है? तो मैंने बोला अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यही कहता है कि सपोज करिए कि 100 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें मजदूरों को मिल रहा है 70 रुपया, तो 30 रुपया जो बच रहा है वो सीधे पूंजीपति के जेब में जा रहा है, वहीं शोषण हो रहा है। 30 रुपया पूंजीपति के पास नहीं जा करके जो वर्किंग क्लास है उनके पास जाना चाहिए था। लेकिन मार्क्स ये भूल जाता है कि पूंजी लगाया है, कैपिटलिस्ट जो है वो पूंजी लगाया हुआ है, रॉ मटेरियल ले आता है, फिर पूंजी पर जो मशीन है उसका घिसावट भी है उसमें, ये सब मार्क्स जो है वो भूल जाता है। इसका ध्यान में ये इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखता है। आगे देखिए वर्ग संघर्ष का, यहाँ देखिए ये अभी जो मैं ऊपर बोल रहा था, चार चार चीज़ें बता रहा था जिसके तहत वो खुद को वैज्ञानिक बोलता है। तो उसमें है एक वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बुक है साथियों, इसको आपको हमेशा याद रखना हो। जो भी मैं बुक बता रहा हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसको आपको याद ही रखना होगा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसमें कह रहा है अभी तक का सभी समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये मार्क्स का कथन है साथियों। जब भी ऐसा पूछे आपको ये बताना होगा कि मार्क्स का कथन है। अभी तक का सभी समाज का इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। देखिए कारण क्या है संघर्ष का कारण, मार्क्स क्या, आपको क्या लगता है कि मार्क्स क्या बोलेगा संघर्ष का कारण क्या हो? पूंजीपति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, स्टेट, यही सब जो है संघर्ष का कारण हो सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि मार्क्स तो समाजवाद को लाना चाह रहा है। अब देखिए ये कह रहा है यहाँ यहाँ आपको दिखाया कि ये कैसे वैज्ञानिक अपने आप को कह रहा है, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक
किसको बोलते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठता हो, वस्तुनिष्ठता हो, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो सार्वभौमिक तौर पे सत्य होना चाहिए। हम यहाँ बोले कि मान के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अगर किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकिएगा तो नीचे खींच लेगा, पृथ्वी उसको नीचे खींच लेगी, तो अमेरिका में भी बात एक सत्य होना चाहिए, यानी कि वस्तुनिष्ठता है इसमें, न कि ये व्यक्तिनिष्ठता होनी चाहिए। तो बड़ा ही वस्तुनिष्ठ तरीके से ये सिद्ध कर देता है मार्क्स यहाँ पे कि शुरुआत में आदि मानव थे, आदिम समाज था, फिर दासता का युग आ गया, और ये बात सही भी है, दासता का युग आया। दासता के बाद देखिए सामंतवाद का युग आता है, सामंतवाद के बाद से पूंजीवाद आ जाता है, पूंजीवाद के बाद से समाजवाद आ जाएगा, ये मार्क्स बोल रहा है। और समाजवाद के देखिए समाजवाद जो है एक संक्रमण काल के लिए आएगा, कुछ समय के बाद से फिर साम्यवाद आ जाएगा। समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है साथियों, ये संक्रमण काल के लिए आता है, और इसी का अगर आप चरम रूप देखिएगा तो साम्यवाद है, साम्यवाद होता है। हम इसको भी पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, तो ये दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे इतिहास की व्याख्या करता है इसी तरीके से, इतिहास की व्याख्या मार्क्स इसी तरीके से करता है और वस्तुनिष्ठ तरीके से करता है, तभी अपने आप को वैज्ञानिक बोलता है। वस्तुनिष्ठ हुआ ना, अब ये आप कोई भी बोलेगा हाँ ठीक है, पहले आदिम समाज था, फिर दास्ता आया होगा, फिर सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आया, तो ये बोला अगला चरण जो है वो समाजवाद का आ जाएगा। ये मार्क्स बोल रहा है साथियों। अब देखिए आगे हम देखते हैं अगला, इसके टाइप्स की, मार्क्सवाद के प्रकार की बात करते हैं। होपफुली जो मैं बोल रहा हूँ साथियों आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं जो बोल उसमें से भी कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि लिखिएगा तभी आप समझ पाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ बाद में। अभी अगर केवल आप इस पीडीएफ को पढ़िएगा तो हो सकता है कभी क्लास देते टाइम आपको समझ में आ जाए, पर बाद में आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आपको क्या करना होगा, उसको लिखना भी होगा, कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें लिखिएगा। और साथियों आप बिलीव करिए, हम जून तक पूरे 10 यूनिट कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। आप बस साथ बने रहिए। चलिए अब मार्क्सवाद का प्रकार देखते हैं। शास्त्रीय मार्क्सवाद, जो अभी मार्क्सवाद के ऊपर हम बात करते हैं वही मार्क्सवाद, शास्त्रीय मार्क्स जो मार्क्स देता है और एंजल देती है, दोनों मिलकर जो देता है वही मार्क्सवाद, शास्त्रीय मार्क्सवाद हुआ साथियों। इसका जो जो भी इसका विचार है वो हम अभी पढ़ चुके हैं, तो इसमें दोबारा हम समय नहीं गंवाएंगे। आप जो ऊपर पढ़े हैं वहीं ये मार्क्सवाद है। रूढ़िवादी मार्क्सवाद क्या कह रहा है? रूढ़िवादी मार्क्सवाद में सेम चीज़ों को वो भी दोहरा है, जैसे मार्क्स बोलता है उसी तरह से सेम चीज़ों को वहीं दोहरा रहे हैं, इस चीज़ को दोहराया है और कुछ अलग से नहीं किया रूढ़िवादी मार्क्सवाद भी। इस टाइप को आपको याद नहीं रखना साथियों। कुछ थिंकर्स हैं, जैसे ये पूछ दिया कि लग्जमबर्ग किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना होगा लग्जमबर्ग मार्क्सवादी है, इतना याद रखना होगा आपको। हर चीज़ आपको याद नहीं रखना साथियों। ऊपर जो बोला उसमें जो मैं खुद ही मैं उसको बड़ा ही हाईलाइट करता हूँ, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद से रूढ़िवाद में जो ये थिंकर्स हैं उनको आपको याद रखना होगा, जो भी है लेनिन वगैरह, हेल ड्रेपर, रूडोल्फ हार्ड, हिलफर्डिंग, जो भी है इनको आप एक बार देख लीजिएगा, इस नोट्स पे मेंशन करके रखिएगा साथियों, ताकि इसको बार बार गो थ्रू होइएगा आप तो याद रह जाएगा। पश्चिमी मार्क्सवाद की बात करते हैं साथियों। पश्चिमी मार्क्सवादी में कुछ थिंकर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा था बेस और सुपर स्ट्रक्चर, उसको ऊपर बोल रहा था कि मार्क्स बोलता है कि जिसका अर्थव्यवस्था पे कब्जा होगा, और अर्थव्यवस्था ही हर चीज़ का निर्धारण करती है। ये बोलते हैं कि निर्धारक जो है केवल अर्थव्यवस्था नहीं है, और भी चीज़ें हैं, जैसे थॉट हो गया, सोसाइटी हो गया, ये सब चीज़ें भी निर्धारण करती है ऊपर की चीज़ों को, सुपर स्ट्रक्चर को। ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर में बात कर रहा था, लेकिन मार्क्स क्या बोलता है कि नहीं, केवल अर्थव्यवस्था ही निर्धारित करती है सुपर स्ट्रक्चर पे क्या होगा क्या नहीं होगा, हर चीज़ को। जबकि ये लोग बोलते हैं कि नहीं, केवल सुपर स्ट्रक्चर को अर्थव्यवस्था निर्धारित नहीं करती है, और भी चीज़ें थॉट, सोसाइटी वगैरह भी निर्धारित करती है। तो ये हो गया इसके थिंकर्स को, ये जो थिंकर्स जो है जॉर्गी लुकवास जो है, कार्ल कोर्स है, ग्रामस्की है। ग्रामस्की को जब हम पढ़ेंगे तो हम बोले, हम अभी बता रहे थे ना साथियों, हेगल को भी पढ़ेंगे, ग्रामस्की को पढ़े, हन्ना अरेंट को पढ़ेंगे, तो सबको जोड़िए, कनेक्ट करेगा आगे जाके। तो अब देखिए अगला जो टाइप है वो है संरचनात्मक मार्क्सवाद। संरचनात्मक मार्क्सवाद में दो तरीके के हैं, एक यंत्रवादी है, इसमें राल्फ मिलीवेंट का नाम याद रखना चाहती हूँ, और दोनों में अंतर में बता दे रहा हूँ, ये अंतर याद रखिए क्योंकि एक बार पूछा हुआ यूजीसी ने। पूछा ये है, एक्शन डिटरमाइन, एक्शन जो है वो निर्धारित करती है स्ट्रक्चर को। ये कह रहा है राल्फ मिलीवेंट यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्शन जो आप कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है, यानी कि निर्धारित करती है। जबकि लुइस अल्थ्यूसर जो है, लुइस अल्थ्यूसर, मॉरिस गोडेलियर और निकोस पोलंजा, इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों को बार बार पूछा हुआ, इसको निकोस पोलंजा को और राल्फ मिलीवेंट को, इनको पूछा हुआ है। तो जहाँ यंत्रवादी जो है, संरचनात्मक में दो प्रकार हो गए, एक यंत्रवादी है, यंत्रवादी क्या बोलते हैं कि यंत्रवादी में राल्फ मिलीवेंट है, और ये बोलता है एक्शन जो है वो डिटरमाइन करती है किसको, सुपर स्ट्रक्चर को। जबकि अल्थ्यूसर जो है, लुइस अल्थ्यूसर, मॉरिस गोल्डेलियर और निकोस पोलंजा जो है, ये बोलते हैं कि नहीं, सुपर स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन करती है एक्शन को।
सुपर स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन करती है एक्शन को। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए नौ मार्क्सवाद। अब नौ मार्क्सवादी को हम जब पढ़ेंगे साथियों तो सीधा मार्क्स के हम अपोजिट जाकर पढ़ेंगे, देखेंगे कि हर चीज़ को कैसे ये लोग कैसे अपने आप को बदल रहे हैं। तो देखिए नौ मार्क्सवादी में क्या होता है, आधुनिक मार्क्सवादी इसी को बोलते हैं, नौ मार्क्सवादी आधुनिक मार्क्सवाद। फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा 20वीं सदी के मध्य या अंत या मध्य में लाया गया था इसका, यानी 20वीं सदी के मध्य में लाया गया था नौ मार्क्सवाद। इसमें कुछ थिंकर्स है उसको आपको याद रखना होगा। ये जुर्गन है, हैबरमैन है, हर्बर्ट हर्बर्ट मार्कस है, थियोडोर एडोर्नो है, मैक्स हर्खाइमर है। ये पूछा हुआ है, एक दो बार पूछा हुआ है। फिर एरिक फार्म, इसको भी पूछा हुआ है। वाल्टर बेंजामिन और फ्रेडरिक पोलक है। तो ये आपको याद रखना होगा। नौ मार्क्सवाद विचार क्या बोलता है साथियों, उत्तर मार्क्सवादी या कल्याणकारी युग में मार्क्सवाद को नए तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें आर्थिक निर्धारणवाद से हटकर मानव मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। इसको आपको थोड़ा समझना होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तक क्या बोल रहा था कि समाजवादी एक रास्ता है मानव मुक्ति के लिए और कुछ नहीं, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, स्टेट अगर हो, जैसे कि उत्तर पूंजीवादी कल्याणकारी युग में कल्याणकारी, जब देखिए कि अब राज्य जो है वो बहुत सारे कल्याणकारी कार्य करके समानता स्थापित कर सकता है, समानता ला सकता है समाज में। साथ ही जो हाशिए पे लोग हैं, जो स्लम एरिया में लोग हैं, उनको घर देकर, मकान देकर, सिलेंडर देकर, सारी कल्याणकारी योजनाएं देकर उनको समानता समाज में ले आया जा सकता है। तो ये लोग मानव मुक्ति पर, जो मार्क्स बोलता है केवल समाजवाद में ही मानव मुक्ति हो सकती है, ये लोग बोलते हैं कि नहीं, मानव मुक्ति गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, स्टेट जो है वो कल्याणकारी करके भी ले आ सकती है, ये बात बोलते हैं। यानी कि जहाँ तक वो बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था पर कब्जा करके, वहीं एक आर्थिक निर्धारणवाद की बात करता है मार्क्स। ये लोग बोलते हैं कि नहीं, आर्थिक निर्धारणवाद से केवल नहीं हो पाए, मानव मुक्ति पर ध्यान देने के लिए आपको कल्याणकारी योजनाओं से भी हो सकता है, कल्याणकारी योजनाओं के थ्रू भी मानव मुक्ति हो सकता है। इस पर ये लोग ध्यान केंद्रित करता है। होपफुली आप समझ पा रहे हो साथियों जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आगे देखिए थियोडोर एडोर्नो पूंजीवाद ने, अब देखिए कुछ कथन है, इसको आपको याद रखना होगा साथियों, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो थियोडोर एडोर्नो का कथन है, पूंजीवाद ने मूल संगीत को ही नष्ट कर दिया। पूंजीवाद ने मूल संगीत को ही नष्ट कर दिया, ये थियोडोर एडोर्नो का कथन है। लग्जमबर्ग लिखता है कि मार्क्सवाद एक क्रांतिकारी विश्व दृष्टि है, मार्क्सवाद एक क्रांतिकारी विश्व दृष्टि है जिसे हमेशा नए रहस्य उद्घाटन के लिए संघर्ष करना चाहिए। ये लग्जमबर्ग का है। ये कथन आपको केवल याद रखना होगा। राज्य संपूर्ण पूंजीपति वर्ग के सामान्य मामलों के लिए एक कार्यकारी समिति है, ये कार्ल मार्क्स खुद बोल रहा है। कौन बोल रहा है, ये कार्ल मार्क्स का कथन है, आपको इसको याद रखना। लेनिन, केवल बंदूक विपरीत दिशा में बदल जाती है। ये जो क्वेश्चन है 18 जून को जो कैंसिल हुआ था साथी, उसमें शायद पूछा हुआ था, 18 जून में ये पूछा हुआ, 18 जून या 4 सितंबर वाले में, मतलब 2024 के ही क्वेश्चन में दोनों में से किसी एक में पूछा हुआ है। आप देख लीजिएगा जाके, केवल बंदूक विपरीत दिशा में बदल जाती है, लेनिन का कथन है, ये लेनिन का कथन है। अब देखिए हम अभी जो बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए साथियों, मार्क्स और एंजल ये दोनों साथ मिलकर जो बुक लिखता है वो, और इसका क्रम भी याद रखना होगा आपको। द होली फैमिली बड़ा ही फेमस बुक है, आपको इसका क्रम भी याद रखना होगा, 1844 में लिखा गया है। ये अगर आप याद नहीं रखते तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन बुक से आ रहे हैं अभी। तो द होली फैमिली 1844 में, द जर्मन आइडियोलॉजी ये भी है 1846 में लिखा गया है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये दोनों मिल के लिखते हैं साथियों, मार्क्स और एंजल एक साथ मिल के इतनी बुक लिखी, साथ मिल के लिखी, और इसका क्रम भी आपको याद रखना होगा। मार्क्स की कुछ किताबें हैं, ऐतिहासिक स्कूल ऑफ लॉ का दार्शनिक घोषणा पत्र, ये जो है 1842 में, क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसफी ऑफ राइट्स ये 1843 ईस्वी में, ऑन द जेविश क्वेश्चन ये है 1843 ईस्वी में, नोट्स ऑन जेम्स मिल 1844 ईस्वी में, इकोनॉमी इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 1844 ये 1844 ईस्वी में इसको भी लिखा है। और इन सबको आपको याद रखना होगा, साथ ही इसका क्रम भी याद रखना होगा, क्योंकि तब मार्क्स का देखिए, मार्क्स हो गया, अंबेडकर हो गया, गांधी हो गए, इनके किताब का क्रम लगाने के लिए आपको दे देता है। बाकी सबका किताब का क्रम लगाने के लिए ना दे, लेकिन इन लोगों की किताब का जो है क्रम लगाने के लिए दे देता है यूजीसी। आगे देखते हैं, एंजल के द्वारा कुछ लिखी हुई किताबों को देखते हैं साथियों। द होली फैमिली अगर साथ आए तो भी ऑप्शन आपको चूज करना है, अगर एंजल आए तो भी आपको ऑप्शन चूज करना है। द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड ये 1845 में लिखी है, और इसका एंजल का बुक है। द पीजेंट वार इन जर्मनी, द पीजेंट वार इन जर्मनी 1850 में लिखा गया। एंटी ड्यूरिंग 1878 में लिखा गया। सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक ये 1880 में लिखा गया बुक है। डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर ये कब लिखा है, 1883 में लिखा गया है।
द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी इन स्टेट 1884 में लिखा गया। ये आप अपने नोट्स पे मेंशन करिएगा साथियों, सबको लिखिएगा और इसको याद रखिएगा क्योंकि ये याद रखना ही होगा। लेनिन की कुछ बुक है साथियों, इसको भी आपको याद रखना होगा, एनी हाउ याद रखना होगा क्योंकि ये भी बहुत, ये आप जाके देखिए ना कई बार पूछा हुआ है। कौन? व्हाट इज डन टू बी, व्हाट इज टू बी डन, ये कई बार पूछा हुआ है। द अप्रैल थीसिस कई बार पूछा हुआ है, कई बार किताबें पूछी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिया हूँ साथियों। तो एक बुक है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, 1899 में लिखते हैं। व्हाट इज टू बी डन ईयर 1902 में, 1917 में द अप्रैल थीसिस, और द स्टेट एंड रिवोल्यूशन ईयर 1917 में लिखते हैं। एक बार इसको रिकॉल करते हैं साथियों, फिर क्लास को एंड करते हैं। अब अगले क्लास में हम देखेंगे जो अगला टॉपिक होगा। शुरू से देखते हैं साथियों, हम मार्क्सवाद को पढ़ रहे थे और मार्क्सवाद देखिए, मार्क्सवाद क्या है? समाजवाद का एक पार्ट है। समाजवाद, सभी मार्क्सवादी समाजवादी हैं लेकिन सभी समाजवादी मार्क्सवादी नहीं हो सकते हैं। ये समाजवाद का एक पार्ट है और रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करता है, यानी क्रांतिकारी हिंसा को भी अपनाने के लिए पीछे नहीं हटता है। द्वंद्वात्मक आदर्शवाद थियरी कौन देता है? हिगल। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का थियरी कौन देता है? मार्क्स। हालांकि मार्क्स जो है वो द्वंद्वात्मक का सिद्धांत जो है वो हिगल से ही लेता है, पर अपोजिट जाके लेता है, उसका अपोजिट है, दोनों में एकदम सीधा उल्टा है ये। दास कैपिटल में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसमें देता है? दास कैपिटल में मार्क्स देता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। मार्क्सवाद का उद्देश्य क्या है? वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज का निर्माण करना। एंजल की एक बुक है एंटी ड्यूरिंग, इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 सिद्धांत बताती है। एक कह रहे कि परिवर्तन एक निश्चित बिंदु तक मात्रात्मक होता है, उसके बाद से वो गुणात्मक हो जाता है, जैसे कि पूंजीवाद फिर से समाजवाद आ जाएगा। विपक्ष की एकता हो जाएगी, विपक्ष की एकता, ये 3 नियम जो दिए उसमें से दूसरा नियम है निषेध का निषेध, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस होगा, एक श्रृंखला में हमेशा चलते रहेगा और एक दूसरे के नकारने से ही विकसित होता है, ये बोलता है। मार्क्स देखिए, मार्क्स बेस और सुपर स्ट्रक्चर का विचार देता है और बेस कह रहा है कि बेस में इकॉनमी रहेगी और जिसका इकॉनमी पर अधिकार होगा उसी का सुपर स्ट्रक्चर पर अधिकार हो जाएगा और जो इकॉनमी चाहेगी वही सुपर स्ट्रक्चर उसी तरीके से होगा। उत्पादन का तरीका भी दास कैपिटल में ही देता है साथियों। इसके 2 घटक है, उत्पादन पर बल देता है और साथ ही उत्पादन का संबंध बताता है। उत्पादन पे इसे पूंजीपतियों के पास ये सब होता है, लैंड होता है, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री होता है, ये सब होता है। श्रमिक के पास केवल श्रम होता है और श्रम जो होता है वो पूंजीपति खरीद लेते हैं, ये बात मार्क्स बोलता है। साथ ही मार्क्स जो है एक तरफ शोषणकारी बोलता है, कैपिटलिस्ट है, संबंध जो बताता है उत्पादन के संबंधों में, और दूसरी तरफ शोषणकारी जो है वर्किंग क्लास है और कैपिटलिस्ट जो है वो वर्किंग क्लास का शोषण कर रहे हैं, ये मार्क्स बोल रहा है। और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देता है साथियों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में देता है, ये आपको याद रखना होगा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहाँ देता है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। और कहता है कि अभी तक का जितने भी समाज है सबका इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है, जिसका संघर्ष का कारण क्या हो सकता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये मार्क्स बोलता है। मार्क्स देखिए बड़ा ही वैज्ञानिक तरीके से बोलता है, वस्तुनिष्ठ तरीके से, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से बोलता है। पहले आदिम समाज आया होगा, फिर दासता का युद्ध होगा, फिर सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आया और अब समाजवाद आ जाएगा, यानी कि ऐसे ही चला होगा और ऐसे ही आगे चलेगा जाएगा। इसके बाद से टाइप्स देख लीजिएगा आप एक बारी। टाइप में कुछ है नहीं साथियों, केवल थिंकर्स का नाम आपको याद रखना होगा और इम्पॉर्टेंस इसमें बस ये है, कौन? एक ये है संरचनात्मक मार्क्सवाद में आपको राल्फ मिलीबेंड, निकोस पोलंजा को अलग से आगे हम बार बार देखेंगे, निकोस पोलंजा को, फिर लुइस अल्थ्यूसर को बार बार देखेंगे। ये और ये याद रखिए, एक्शन जो है डिटरमाइन करता है सुपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है क्या? एक्शन, ये याद रखना होगा आपको। फ्रैंकफर्ट स्कूल द्वारा 20वीं शताब्दी के मध्य और अंत में ले आया गया था इसको, इसमें कुछ थिंकर्स आपको याद रखना होगा। और ये कह रहा है कि केवल आर्थिक आर्थिक निर्धारणवाद नहीं हो सकता है, मानव मुक्ति के लिए और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कल्याणकारी योजनाओं को चला कर किया जा सकता है। फिर थियोडोर एडर्नी जो कथन बोलते हैं कि पूंजीवाद ने मूल संगीत को नष्ट कर दिया, इसको याद रखना। लग्जमबर्ग, मार्क्स एक क्रांतिकारी विश्व दृष्टि है जिसे हमेशा नए रहस्य उद्घाटन के लिए संघर्ष करना चाहिए, रहस्य उद्घाटन के लिए संघर्ष करना चाहिए, ये कथन आपको याद रखना होगा। मार्क्स का एक कथन है कि राज्य संपूर्ण पूंजीवाद का वर्ग का सामान्य मामलों के लिए एक क्रांतिकारी समिति है, ये भी आपको याद रखना होगा। लेनिन, केवल ये कई बार पूछा हुआ, ये याद रखना होगा। उसके बाद से इनके जो बुक है वो आपको याद रखना होगा। तो इस तरीके से साथियों अगर आप इतना याद रखते हैं तो बिलीव करिए मार्क्सवाद से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे कंसेप्चुअल हो चाहे फैक्चुअल हो, सब हो जाएगा। और साथियों आप जुड़े रहिए जून तक हमसे, जून तक 10 यूनिट कवर करना है और साथ ही 80 क्वेश्चन ठीक करने के लायक अपने आप को बनाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच साथियों।